अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में हम करेक्शन ऑफ एरर्स का एक क्वेश्चन देखते हैं और ये ऑटम 2023 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलें जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट दी अबव एरर्स, नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, और 8 मार्क्स का सवाल है। अच्छा जी, सवाल के पहले क्लॉज पर, पहले पॉइंट पर चलते हैं। During the review of accounting records and financial statements of Jelly Traders JT for the year ended 30th June 2023, the following errors were highlighted. Number one, a payment of rupees 90,000 to a supplier was recorded as purchase of inventory on cash. सबसे पहले तो आप खुद इस एरर को समझने की कोशिश करें। हमने किसी को पेमेंट करी 90,000 की, सप्लायर को पेमेंट करी, और हमने उसको रिकॉर्ड कैसे कर दिया? जैसे कि हमने इन्वेंट्री कैश पर परचेज करी हो। अब मैंने यहाँ पर 3 चीजें करी हैं। करेक्ट एंट्री होना क्या चाहिए था? जब आप सप्लायर को 90,000 की पेमेंट करेंगे तो पेएबल का अकाउंट डेबिट होना चाहिए 90,000 रुपीज से, जब आप सप्लायर को 90,000 की पेमेंट करेंगे तो पेएबल का अकाउंट डेबिट होना चाहिए 90,000 से, और कैश का अकाउंट 90,000 से होना चाहिए था क्रेडिट। आपने क्या एंट्री पास कर दी? आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया जैसे कि आपने इन्वेंट्री परचेज करी हो, और आपने इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट कर दिया और कैश का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। आपसे गलती कहाँ हुई? कैश को आपने ठीक रिकॉर्ड किया, कैश को क्रेडिट होना चाहिए था, वो किया। पेएबल को डेबिट करना था, वो नहीं किया। उसके बदले आपने इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया। तो अब हम इस एरर को सही कैसे करेंगे? हम पेएबल को डेबिट करेंगे ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए, और इन्वेंट्री के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ताकि जो हमने डेबिट कर कर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर दिया है उसका इम्पैक्ट रिवर्स हो जाए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आपने जब सप्लायर को 90,000 की पेमेंट करी तो आपको पेएबल को डेबिट करना था 90,000 से, और कैश को क्रेडिट करना था 90,000 से। आपने इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया है और कैश को क्रेडिट कर दिया है, ऐसा सोचकर कि आपने इन्वेंट्री परचेज करी है। इसका मतलब ये हो गया कि कैश में तो कोई गलती नहीं है, कैश क्रेडिट करना था और कैश क्रेडिट करा भी है। बहरहाल हमने पेएबल को डेबिट नहीं करा तो हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा, और इन्वेंट्री को क्रेडिट इसलिए करेंगे ताकि उसको जो गलती से हमने डेबिट कर दिया था उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए। अगर किसी चीज को हमने गलती से डेबिट कर दिया हो तो उसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए हम उसी अकाउंट को उसी वैल्यू से क्रेडिट कर देते हैं। सेकेंड है, इन्वेंट्री विदड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज वाज रिकॉर्डेड as a credit sales for rupees 460,000। ओनर इन्वेंट्री घर लेकर गया था, और जब ओनर इन्वेंट्री घर लेकर जाता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, और ड्राइंग्स को कॉस्ट की वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। हमने उसको क्रेडिट सेल्स के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया है 460,000 की अमाउंट पर। एडिशनल इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन में एक बात लिखी हुई है, और वो है जेटी यूजेस द परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। JT makes a profit of 25% on sales। सेल्स का 25% प्रॉफिट होता है, सेल्स का 25% प्रॉफिट होता है। अगर 4,60,000 रुपए की सेल्स है तो इसका 25% होगा प्रॉफिट, और बाकी 75% इसकी कॉस्ट होगी। सेल्स का 25% प्रॉफिट होता है, तो अगर सेल्स का 25% प्रॉफिट होता है तो बाकी 75% कॉस्ट होगी। तो आपको एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी? 460,000 एक्चुअली इसकी सेलिंग प्राइस है। जब आप ड्राइंग्स करते हो या ओनर घर पे चीजें लेकर जाता है तो ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं, इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं, लेकिन कॉस्ट की अमाउंट से एंट्री पास करते हैं। अब 460,000 तो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में 25% का प्रॉफिट शामिल है, यानी कि कॉस्ट जो है वो 75% है। 75% कॉस्ट है, 25% मुनाफा था। तो 460,000 का 75% अगर हम लेते हैं तो 345,000 होता है। एंट्री पास होनी चाहिए थी ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट और इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट। आपने क्या कर दिया? आपने इसको क्रेडिट सेल्स के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया, आपने रिसीवेबल्स को डेबिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो सबसे पहले तो ये जो हमने इनकरेक्ट एंट्री यानी कि गलती कर दी है, हमने रिसीवेबल को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट कर दिया 460,000, इसके इम्पैक्ट को खत्म करेंगे। अगर आपने रिसीवेबल्स को 460 से डेबिट कर दिया है तो आप 460 से ही क्रेडिट करोगे तो उसका इम्पैक्ट खत्म होगा। अगर आपने सेल्स को 460 से क्रेडिट कर दिया है तो 460 से ही उसको सेल्स के अकाउंट को डेबिट करोगे तो उसका इम्पैक्ट खत्म होगा। तो इस एरर को ठीक करने के लिए दो काम होंगे।
सबसे पहले तो सेल्स डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, इससे जो आपने गलती करी है वो गलती धुल जाएगी। आपने बिला फजूल में रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट किया हुआ था, तो आपने सेल्स को डेबिट और रिसीवेबल को क्रेडिट किया, तो इफेक्टिवली ये एरर जो है ना वो खत्म हो गया। इस एरर का इम्पैक्ट आपकी बुक से खत्म हो गया, निकल गया। जितने से डेबिट किया था उतने से क्रेडिट किया, ऐसा हो गया कि जैसे जीरो हो। और ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट की एंट्री पास ही नहीं करी थी, तो वो एंट्री आपने पास कर ली अपने पास। थर्ड क्या है, इन्वेंट्री रिटर्न बाय कस्टमर, यानी कि सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स है विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹540,000 were debited to inventory and credited to receivables at the selling price. इन्वेंट्री रिटर्न बाय कस्टमर, जब कोई कस्टमर इन्वेंट्री वापस करता है विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ 540,000, तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए? देखिए, जब कोई कस्टमर चीजें वापस करेगा या सेल्स रिटर्न होगा, तो एक एंट्री होगी सेल्स रिटर्न डेबिट 5,40,000 और रिसीवेबल्स क्रेडिट 5,40,000। ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है, यानी कि चीजें आ गई वापस से, सेल्स रिटर्न को हमने बुक किया, रिकॉर्ड किया। साथ में कंपनी परपेचुअल सिस्टम इन्वेंट्री का यूज करती है। परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री के आने और जाने को भी रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहां पर आपके पास सेल्स रिटर्न है, यानी कि इन्वेंट्री वापस आ रही है, तो एक तो आप सेल्स को रिवर्स करोगे। देखिए, जब आपने सेल्स करी होगी तो आपने एंट्री क्या पास करी होगी? रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। लेकिन अगर कोई कस्टमर वो चीजें वापस दे दे तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है और रिसीवेबल्स का अकाउंट क्रेडिट होता है। ऑन द अदर हैंड इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट भी होगा। ये कॉस्ट के हिसाब से होगा। 5,40,000 का 25% अगर प्रॉफिट है तो 75% कॉस्ट है। अगर आप चीजें बेचते हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट करते हो। अगर सेल्स रिटर्न हो जाती है तो इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट को क्रेडिट करते हो। तो आपको ये करेक्ट एंट्री पास करनी चाहिए थी। अगर आपके पास सेल्स रिटर्न हुआ है तो सेल्स रिटर्न डेबिट, रिसीवेबल्स क्रेडिट, और दूसरे एंड पर इन्वेंट्री भी आ गई होगी वापस, इन्वेंट्री के अकाउंट को डेबिट करेंगे, इन्वेंट्री आ रही है, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। आपने एंट्री क्या पास कर दी? वो बोलता है कि आपने वॉज डेबिटेड टू इन्वेंट्री एंड क्रेडिटेड टू रिसीवेबल्स एट द सेलिंग प्राइस। आपने एक्चुअली जो एंट्री पास कर दी है वो ये कर दी है कि आपने इन्वेंट्री को डेबिट करा है और रिसीवेबल्स को क्रेडिट करा है। इन्वेंट्री को डेबिट करा है और रिसीवेबल्स को क्रेडिट करा है। अब करेक्टिंग एंट्री, सही एंट्री क्या होनी चाहिए? नंबर वन, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न को तो डेबिट करना ही था ना 5,40,000 से। सेल्स रिटर्न को 5,40,000 से डेबिट करना था, हमने करा ही नहीं है। नंबर टू, रिसीवेबल्स के अकाउंट को 5,40,000 से क्रेडिट करना चाहिए था। रिसीवेबल्स के अकाउंट को 5,40,000 से क्रेडिट करना चाहिए था। क्या हमने किया हुआ है? हाँ, हमने वो किया हुआ है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करना। नंबर थ्री, इन्वेंट्री को 4,05,000 से डेबिट करना था। इन्वेंट्री को 4,05,000 से डेबिट करना था, लेकिन आपने इन्वेंट्री को 5,40,000 से डेबिट कर दिया। आपने इन्वेंट्री को 5,40,000 से डेबिट कर दिया, और ज्यादा अमाउंट से डेबिट कर दिया। तो अब 5,40,000 वाले डेबिट को 4,05,000 के डेबिट पर लेकर आना है, तो थोड़ा सा इंपैक्ट रिवर्स करना पड़ेगा। हम इन्वेंट्री के अकाउंट को 1,35,000 से क्रेडिट कर देंगे। अभी हमारा इन्वेंट्री का अकाउंट 5,40,000 से डेबिट पावर है, अगर 1,35 का क्रेडिट हो जाएगा तो वो 4,5 पर 4,05,000 पर आ जाएगा। आई रिपीट, इन्वेंट्री के अकाउंट को 4,05,000 से, इन्वेंट्री के अकाउंट को 4,05,000 से डेबिट करना था। आपने इन्वेंट्री के अकाउंट को 5,40,000 से डेबिट कर दिया है, तो आपने ज्यादा डेबिट कर दिया है 1,35,000 का, तो आप 1,35,000 से क्रेडिट कर दोगे ताकि उसका इंपैक्ट खत्म हो जाए। ठीक है जी, 5,40 का डेबिट और 1,35 का क्रेडिट मिल मिलाकर 4,5 का, 4,05,000 का डेबिट ही बनता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 4,05,000 से क्रेडिट करना था, वो करा ही नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम 4,05,000 से क्रेडिट कर देंगे। ये जो करेक्टिंग एंट्रीज है ना, इफेक्टिवली आपका जवाब ये है। पहले दो काम मैंने ये किए हैं कि मैंने बताया सही एंट्री होनी क्या चाहिए थी और आपने क्या गलती कर दी है। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी और आपने क्या गलती कर दी है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो। चले जी, और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, ऑन 1st of November 2022 एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट वाज सोल्ड फॉर ₹90,000। 1 नवंबर 2020 को आपने एक इक्विपमेंट बेची और वो 90,000 रुपए में बेची। द डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड, आपने इस डिस्पोजल को रिकॉर्ड नहीं किया। एंड द अमाउंट रिसीव्ड वॉज क्रेडिटेड टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आपने डिस्पोजल को रिकॉर्ड नहीं किया, हालांकि डिस्पोजल रिकॉर्ड होना चाहिए था। दूसरी गलती आपने क्या की, क्या आपने जो अमाउंट ये आया, आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। On 1st July 2022, the equipment had a written down value of ₹120,000 साल के शुरू में,
while its original cost was rupees 250,000। हालांकि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2.5 लाख रुपए थी। कब? 1 जुलाई 2022 को। अच्छा, अब जिस दिन हम इक्विपमेंट बेचते हैं उस दिन हम उसका डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हैं। डिस्पोजल रिकॉर्ड करने के 2 तरीके होते हैं, जरा थोड़ी सी वर्किंग वगैरह करते हैं। जिस दिन आप इक्विपमेंट बेचते हो उस दिन इक्विपमेंट की कॉस्ट से डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट और इक्विपमेंट के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। 2.5 लाख रुपए कॉस्ट है, 2.5 लाख से डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और इक्विपमेंट का अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस दिन आप इक्विपमेंट बेचते हो तो उसका जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इक्विपमेंट बेचते हो तो उसका जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। अब सर इसका कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? देखिए, साल के शुरू में आपको इसकी नेट बुक वैल्यू दी हुई थी 1,20,000 और कॉस्ट है इसकी 2.5 लाख। इसका मतलब साल के पहले दिन तक ये 1,30,000 रुपए का डेप्रिशिएट हुआ होगा। साल के स्टार्ट में 130,000 की डेप्रिसिएशन तो हुई भी होगी क्योंकि इसकी कॉस्ट 2.5 लाख थी और साल के शुरू में अगर इसकी नेटबुक वैल्यू 1,20,000 है तो इसका मतलब 1,30,000 रुपए तो साल के शुरू की इसकी डेप्रिसिएशन होगी। साल के शुरू में 1,30,000 रुपए तक ये डेप्रिशिएट ऑलरेडी हुआ था। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में अगर देखते हैं तो लिखा हुआ है ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड एट ए रेट ऑफ 20% यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन का रेट नेटबुक वैल्यू पर अप्लाई होता है। साल के शुरू में नेटबुक वैल्यू 1,20,000 है। अब यहाँ पर वर्किंग देखें, 2.5 लाख माइनस 1,20,000 1,30,000 आता है। 2.5 लाख में से अगर 1,20,000 माइनस करते हैं तो 1,30,000 आता है। 1,30,000 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 जुलाई 2022 तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट, यानी कि 1 जुलाई 2022 तक ये एसेट जितने रुपए तक का डेप्रिशिएट हुआ था। फिर 1,20,000 पर इसमें ऐड कर दें 1 जुलाई से लेकर 1 नवंबर तक की डेप्रिसिएशन। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने आपने इस एसेट को मजीद चलाया है ना, आपने इस एसेट को 4 महीने मजीद चलाया है। तो 1 जुलाई 2022 की इसकी नेटबुक वैल्यू 1,20,000 है। 1,20,000 का 20% लेंगे, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। 4 महीने की डेप्रिसिएशन के लिए 4/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिस दिन इसको बेचा उस दिन तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 138,000 होनी चाहिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट होना चाहिए क्रेडिट। तीसरी चीज, जब आप एसेट बेचते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होता है। 90,000 रुपए में हमने इसको बेचा है और ये 22,000 रुपए लॉस ऑन डिस्पोजल है। लॉस ऑन डिस्पोजल इस तरह से कि कॉस्ट थी 2.5 लाख, 138,000 की इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। 2.5 लाख में से 138,000 अगर माइनस कर देते हैं, 2.5 लाख में से अगर 138,000 माइनस कर देते हैं तो 1,12,000 बनता है। यानी कि 1,12,000 रुपए इसकी नेटबुक वैल्यू थी, बेचा 90,000 में। 1,12,000 नेटबुक वैल्यू की चीज अगर मैं 90,000 में बेच रहा हूं तो 22,000 रुपए का लॉस है। लॉस एंड डिस्पोजल की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ऑन द अदर हैंड डिस्पोजल की एंट्री इस तरह से भी पास होती है कि हम डिस्पोजल का अकाउंट ना लिखें, बैंक में पैसा आया, बैंक डेबिट कर दें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को डेबिट कर दें 138 से, इक्विपमेंट के अकाउंट को क्रेडिट कर दें और बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाए। 2.5 लाख रुपए की चीज थी, 2.5 लाख रुपए की चीज थी, 1,38,000 और उसकी डेप्रिसिएशन हो चुकी थी, बच गई वैल्यू 1,12,000। 1,12,000 में से 90,000 रुपए मिल गए, 22,000 रुपए नेटबुक वैल्यू माइनस बैंक से अमाउंट आया 22,000 रुपए का। दूसरी चीज देखें, इस एसेट की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी चाहिए थी ना। 1 जुलाई 2022 से 1 नवंबर 2022, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने की डेप्रिसिएशन क्या बनती है? 4 महीने की डेप्रिसिएशन 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% मल्टीप्लाइड बाई 4/12। 1,20,000 नेटबुक वैल्यू है, नेटबुक वैल्यू का 20% लिया क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। पूरे साल की डेप्रिसिएशन आई और उसको 4/12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 महीने की डेप्रिसिएशन आ गई 8,000 रुपए। ये डेप्रिसिएशन की एंट्री होनी चाहिए थी, ये डिस्पोजल की एंट्री होनी चाहिए थी। पहले ये समझ लें कि करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी। करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी? तो करेक्ट एंट्री कुछ ये होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी। अब आ जाते हैं इन्होंने क्या कर दिया। वो बोलते हैं भाई मैंने क्या किया, द डिस्पोजल वाज नॉट रिकॉर्डेड, डिस्पोजल को तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। एंड अमाउंट रिसीव वाज क्रेडिटेड टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और जितना अमाउंट रिसीव हुआ उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन इसने गलती से कर दिया। यानी कि इसने एंट्री क्या पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट किया और इससे मतलब मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। दूसरी चीज, क्योंकि इसने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया तो साल के आखिरी दिन भी ये वाला एसेट इसकी बुक्स में आ रहा होगा 1,20,000 की नेटबुक वैल्यू पर। इसने पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा दी होगी।
जब इसने डिस्पोजल ही रिकॉर्ड नहीं किया, जब इसने एसेट का बेचना रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसकी बुक्स में वो 1,20,000 रुपए का एसेट भी आ रहा होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, और इस पर इसने 20% की पूरे साल की डेप्रिसिएशन भी लगा दी होगी, यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 24,000 से किया होगा। अब सर इस एरर को सही कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, क्या इस व्हीकल पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगनी, इस इक्विपमेंट पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी? क्या 1,20,000 का 20% डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी? क्या पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी? नहीं लगनी चाहिए थी। कितने टाइम की लगनी चाहिए थी? सिर्फ और सिर्फ 4 महीने की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी। 1,20,000 का 20% मल्टीप्लाइड बाय 4/12, सिर्फ इतनी डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी। इसका मतलब सबसे पहले तो मैं डेप्रिसिएशन को सही करता हूं, 24,000 की डेप्रिसिएशन नहीं होनी चाहिए थी, 8,000 रुपए की होनी चाहिए थी। तो मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस की वजह से 24,000 ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 16,000 ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। 8,000 होना चाहिए था, मैं पहले डेप्रिसिएशन को देख रहा हूं, 8,000 होनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन। मैंने 24,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो डेबिट किया है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट किया है, ये उसूली तौर पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 8,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 8,000 होना चाहिए था। क्योंकि मैंने डिस्पोजल ही बुक नहीं किया, तो मैंने पूरे साल के आखिर में जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बैठा, मैं समझा ये एसेट मेरे पास है, मैंने इस पे 1,20,000 का 20% ले लिया। हालांकि 1,20,000 का 20% मल्टीप्लाई बाय 4/12 इतनी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी। तो मैंने जो 16,000 रुपए की ज्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ज्यादा क्रेडिट कर दिया, पहले तो मैंने उसको ठीक किया। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई 8,000 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना था, आपने 24,000 से कर दिया, तो आप 16,000 से डेबिट कर दो। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपको अगेन क्या करना चाहिए था, आपको 8,000 से डेबिट करना था, आपने 24,000 से डेबिट कर दिया, तो जो ज्यादा डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट करके रिवर्स कर दो। ये एंट्री क्यों पास कर रहा हूं? ये एंट्री पास कर रहा हूं ताकि ये करेक्शन हो जाए बुक्स में, डेप्रिसिएशन करेक्ट रिकॉर्ड हो जाए उस एसेट की जिसकी आपने पूरे साल की रिकॉर्ड कर दी है, 4 महीने पर आ जाए। अब आ जाते हैं हम गेन, वो जो हमने डिस्पोजल की डबल एंट्री है वो रिकॉर्ड करनी है, वो करी नहीं है। डिस्पोजल के लिए इसने क्या किया, बैंक को डेबिट किया, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अजीब बात है। हालांकि करना क्या था, अब यहां से कंपेयर करें, बैंक अकाउंट डेबिट करना था, बैंक अकाउंट डेबिट करना था, बैंक अकाउंट डेबिट करना था 90,000 से, बैंक अकाउंट 90,000 से डेबिट करना था, करा है? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट करा है 90,000 से, बैंक अकाउंट डेबिट करा है 90,000 से, बैंक अकाउंट डेबिट करा है 90,000 से, तो बैंक अकाउंट में कोई करेक्शन नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को 138,000 से डेबिट करना था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को 138,000 से डेबिट करना था, करा है? नहीं, कुछ नहीं करा। तो हम यहां पर 138,000 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को बिला फजूल में इसने 90,000 से क्रेडिट कर दिया है, नहीं करना था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को बिला फजूल में 90,000 से क्रेडिट कर दिया है, नहीं करना था। आप देखें ना डिस्पोजल की एंट्री, इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को थोड़ी डेबिट क्रेडिट करना था 90,000 से। इसका इंपैक्ट सही करने के लिए हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को 90,000 से डेबिट किया, ताकि जो गलती से क्रेडिट किया उसका इंपैक्ट खत्म हो जाए। लॉस ऑन डिस्पोजल 22,000 रुपए का बुक करना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22,000 रुपए से डेबिट होना था, वो नहीं किया, तो वो हमने यहां कर लिया। इक्विपमेंट को 2.5 लाख से क्रेडिट करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया था, तो वो मैंने कर लिया। तो उसूली तौर पर ये करेक्ट एंट्रीज क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट एंट्रीज क्या कर दिया है, और करेक्टिंग एंट्रीज अब इसको, इस एरर को सही कैसे करें, ये हमें बता रहा है। चलिए जी, फर्दर आगे बढ़ते हैं। आखिरी चेक इशूड फॉर 1 year's rent from 1st May 2023 to 30th April 2024 amounting to rupees 240,000 was dishonored due to a mistake in the name of the party। देखिए, जब हमने चेक इशू किया होगा, गौर से सुनिएगा, जब हमने चेक इशू किया होगा ना, अब देखिए 2,40,000 रुपए का चेक है, पूरे साल का रेंट है, और इस साल कौन कौन से महीने हैं, इस साल कौन कौन से महीने हैं, इस साल कौन कौन से महीने हैं? सर इस साल आपके इस स्पेसिफिक ईयर में मई और जून का महीना पड़ रहा है, क्योंकि आपका ईयर एंड जो है ना वो 30 जून 2023 है। तो मई और जून का रेंट इस साल का पे किया हमने, और अगले साल के 10 महीनों का रेंट एडवांस में पे किया। जब मैंने चेक बनाया होगा तो डबल एंट्री क्या पास की होगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट 2,40,000 12 महीनों का है, जिसमें से मई और जून इस साल पड़ते हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट 40,000, प्रीपेड रेंट 2,40,000 पूरे साल का है,
एक साल में आजकल 12 महीने चल रहे हैं, 12 से डिवाइड किया एक महीने के लिए, 2 महीने का तो रेंट एक्सपेंस था, मई और जून, और अगले साल के 10 महीनों की जो पेमेंट कर रहा हूं वो ये होनी चाहिए, और बैंक अकाउंट क्रेडिट। जब मैंने चेक इशू करा होगा ना, जब मैंने इशू करा होगा चेक, जब मैंने इशू करा होगा चेक, इशुएंस ऑफ चेक पर ये एंट्री पास करी होगी, इशुएंस ऑफ चेक पर मैंने ये एंट्री पास करी होगी। जब मैंने चेक इशू करा होगा तो मैंने ये एंट्री पास करी होगी, जब मैंने चेक इशू करा होगा तो ये एंट्री पास करी होगी, ये इशुएंस ऑफ चेक पर करी होगी। जैसे ही चेक डिसऑनर हो जाए, जैसे ही चेक डिसऑनर हो जाए, जैसे ही चेक डिसऑनर हो जाए, तो हम इस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। हमें पता चला कि भाई हमने चेक पर जो है वो सही दस्तखत नहीं किए थे, पार्टी का सही नाम नहीं लिखा था। देखिए क्या बोलता है वो बोलता है चेक इशूड फॉर 1 year's रेंट फ्रॉम 1st May to 30th April अमाउंटिंग टू ₹240,000 was dishonored due to a mistake in the name of the party. No entry was made upon the return of the check. भाई जैसे ही चेक वापस आ गया, जब आपने चेक दिया था, आपने रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट किया, अब चेक वापस आ गया, इसलिए क्योंकि चेक पर सही पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ था, बैंक ने बोला हम इसको ऑनर ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा एक्सपेंस भी पे नहीं हुआ और अगले साल का प्रीपेड भी पे नहीं हुआ, हमने इसकी एंट्री ही नहीं पास करी। नो एंट्री वाज मेड अपॉन द रिटर्न ऑफ द चेक। हमेशा ये याद रखो, जब चेक रिटर्न हो जाएगा, जैसे ही चेक रिटर्न होगा तो जो एंट्री आपने पास करी थी आप उसको रिवर्स कर दोगे। तो उसूली तौर पर इशुएंस ऑफ चेक पर ये एंट्री पास करी होगी, उसूली तौर पर इशुएंस ऑफ चेक पर ये एंट्री पास करी होगी। अब चेक वापस आ गया, यानी कि पूरी ट्रांजैक्शन रिवर्स हो गई, ऐसे के जैसे कि हमने किसी को चेक दिया ही नहीं है, ऐसे के जैसे कि हमने किसी को पेमेंट करी ही नहीं है। तो हम बैंक को डेबिट करेंगे, हम रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट और प्रीपेड रेंट को क्रेडिट कर देंगे, ताकि ऊपर जो हमने इंपैक्ट रिकॉर्ड किए थे इशुएंस ऑफ चेक पर वो रिवर्स हो जाए। इसलिए क्योंकि ऐसा हो गया ना कि जैसे चेक इशू ही नहीं हुआ, बैंक को चेक दिया था तब हमने एंट्री पास करी थी, अब वो चेक बैंक ने वापस कर दिया, बोला भाई पार्टी का नाम ही नहीं सही है, हम इसको ऑनर नहीं कर रहे, हम इसको आगे प्रोसेस ही नहीं कर रहे, तो वो कैंसिल हो गया। जो जो इंपैक्ट रिकॉर्ड किए थे वो रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, ये हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। आगे क्या बोलता है, एंड अ न्यू चेक वाज इशूड बाय जेटी आफ्टर द ईयर एंड। अच्छा, अब जब चेक डिसऑनर होता है, जाहिर है हमें पेमेंट तो करनी है, अब हमारी गलती थी, अब हम नया चेक इशू करेंगे। जब नया चेक इशू करते ना, जब नया चेक इशू करते तो वापस से ये एंट्री पास करते। बात सुने, पहले आपने चेक इशू किया, इशुएंस ऑफ चेक की एंट्री पास होगी, चेक डिसऑनर होकर वापस आ गया, ऐसा कि जैसे चेक इशू ही नहीं हुआ, सारी चीजें रिवर्स होनी चाहिए थी, और फिर नया चेक जब इशू होगा तो दोबारा इशुएंस ऑफ चेक वाली एंट्री पास होगी। लेकिन अब यहां पर एक टेक्निकल बात यह है कि आपने पहले 240 का चेक इशू किया, उसमें से 40,000 इसी साल का रेंट था, 2 लाख अगले साल का था, क्योंकि 240 12 महीनों का है, 12 में से 2 महीने इस साल है, 10 महीने अगले साल है। अब जब ये चेक डिसऑनर हो गया तो आपको ये एंट्री पास करनी थी, आपने करी ही नहीं। ऑन द अदर एंड, अब आप पैसे दे रहे हो लेकिन इस साल के बाद दे रहे हो, तो जो रेंट एक्सपेंस आपका था अब वो एक्रूड रेंट बन गया, इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर आपने अब ये 2 महीनों का रेंट भी नहीं पे करा हुआ होगा, आप इस ईयर एंड के बाद कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये रेंट एक्सपेंस आपका एक्रूड रेंट होगा। तो एक और एंट्री आपको पास करनी चाहिए थी, रेंट एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड रेंट क्रेडिट 40,000 रुपए से। यानी कि अब यहाँ पर इनकरेक्ट एंट्री नहीं है, इसलिए क्योंकि कोई एंट्री ही इसने नहीं पास करी, तो हम इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारे पास करेक्ट एंट्री है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। आपकी बैलेंस शीट पर एक्रूड रेंट आ रहा होगा करंट लाइबिलिटीज में, रेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा होगा, और इसको हमने रिवर्स किया। बराए मेहरबानी इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको मजीद क्लैरिटी मिले और आप आराम से चीज़ों को समझ सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।